वो 15 साल की थी जब उसके माँ बाप का देहांत हो गया। उसके ताऊ ताई उसे अपने घर ले आए। कुछ दिनों के बाद कोई उसके कमरे में आता और उसके बाद उसका बहुत बुरा हाल हो जाता। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब कौन कर रहा था। एक दिन उसने हिम्मत करके लाइट जलाई तो सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसका नाम कविता है। वो 15 साल की थी, लेकिन वो देखने में बड़ी लगती थी, क्योंकि उसका विकास ठीक ठाक हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी उम्र से बड़ी ही लगने लगी थी। वो अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली बेटी थी। उसका एक बड़ा भाई था। उनका छोटा सा परिवार बहुत खुशहाल था। लेकिन ना जाने एक दिन उनके परिवार को किसकी नज़र लग गई। वो बचपन से ही बहुत डरपोक किस्म की लड़की थी। इसी स्वभाव के कारण वो जल्दी किसी से दोस्ती भी नहीं कर पाती थी। उसे किसी के भी सामने खुलकर बात करने में भी बहुत समय लग जाता था, जबकि उसकी इसी आदत की वजह से उसके मम्मी पापा उसे लेकर थोड़ा चिंता में रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो इतनी सीधी है कि कोई भी उसका आराम से फ़ायदा उठा सकता है, और अगर किसी ने उसके साथ ऐसा किया तो वो डर के मारे शायद ही है जो किसी को बताए। इसीलिए हमेशा से जब भी वो स्कूल से घर आती तो उसकी मम्मी उससे तरह तरह के सवाल पूछती रहती थी कि बस में किसी ने कुछ कहा तो नहीं, रास्ते में कोई मिला तो नहीं, किसी ने गलत व्यवहार तो नहीं किया, और ना जाने कितने तरह के सवाल। वो उसे प्यार से समझाती कि अगर कभी ऐसी कोई बात हो तो मुझे ज़रूर बताना, बिना डरे बिना झिझके हुए। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी कविता। इसीलिए तुम बिल्कुल भी घबराना मत और ना ही परेशान होना। कविता को अपनी मम्मी की इन बातों से बहुत हिम्मत मिलती थी, क्योंकि वो खुद भी जानती थी कि वो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल नहीं है। कभी रास्ते में वो अगर अजीब से अंकल या आदमी को देख लेती तो दूर से ही उसके पैर कांपने लगते थे और उसे समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। लेकिन फिर भी जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, वो खुद को यह समझा रही थी कि मुझे अपना यह स्वभाव बदलना होगा और अपने अंदर हिम्मत लानी होगी, क्योंकि अगर वो ऐसे ही रही तो फिर कभी भी इस दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर पाएगी। उसकी झिझक की वजह से उसकी स्कूल फ्रेंड्स भी उसका मजाक उड़ाती थी कि वो दब्बू किस्म की है और हमेशा अपने मम्मी पापा के सहारे ही चलना चाहती है। इसीलिए वो कभी अपनी लाइफ खुद के दम पर नहीं जी पाएगी। लेकिन वो अब अपनी पहचान को बदलना चाहती थी, और इसीलिए जिस जगह उसे डर भी लग रहा होता था वहाँ भी वो ज़बरदस्ती की हिम्मत दिखाकर उस सिचुएशन का सामना करती थी। एक दिन उसके स्कूल में बोला गया कि आप लोगों का स्कूल टूर इस बार नैनीताल के लिए जा रहा है। वो उस दिन बहुत खुश थी और खुशी खुशी घर आकर उसने मम्मी पापा को अपने टूर के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने उसे मना किया, लेकिन उसने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप मुझे स्कूल टूर पर जाने दें। मैं भी अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहती हूँ और अकेले बिना किसी सहारे के घूमना चाहती हूँ। लेकिन उसके मम्मी पापा थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर उसने उन्हें समझाया कि अगर आप लोग मुझे खुद से बाहर निकलने नहीं देंगे तो फिर मैं और भी ज़्यादा डरपोक होती चली जाऊंगी। एक तरफ तो आप लोग मुझे हिम्मत वाली लड़की बनने के लिए कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप मुझे खुद से किसी भी सिचुएशन को फेस ही नहीं करने देते। तो फिर बताइए मेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आएगी अगर हर जगह आप लोग ही मेरा सहारा बनकर रहेंगे। उसकी यह बात सुनकर उसके मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, तुम ठीक कह रही हो कविता बेटा, हम ही तुम्हें हिम्मत वाली लड़की बनने को कह रहे हैं और हम ही तुम्हें कमज़ोर बना रहे हैं। उसके बाद उन्होंने उसे नैनीताल जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन उससे वादा लिया कि वो अपना पूरा ध्यान रखेगी और एकदम सतर्क रहेगी और अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ में ही रहेगी। उसने भी उनको प्रॉमिस कर दिया और खुशी खुशी अपने टूर पर जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी।
जब उसने अपनी फ्रेंड्स को बताया कि उसके मम्मी पापा ने उसे नैनीताल जाने की परमिशन दे दी है तो उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन उनके साथ चलने से वो बहुत खुश थी। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह ही वो खुशी खुशी अपने घर से नैनीताल जाने के लिए पापा का वेट कर रही थी, क्योंकि पापा उसे स्कूल छोड़ने वाले थे। फिर वहाँ से ही वो टूर पर चली जाती। उसका बड़ा भाई राहुल उसे बहुत चिढ़ा रहा था कि दिमाग लगाकर घूमना, यह ना हो कि तुम्हारी सहेलियाँ कहीं घूमने निकल जाएं और तुम बेवकूफ़ों की तरह कहीं और ही निकल जाओ। उसने कहा कि आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं बेवकूफ़ नहीं रही। अब मैं भी समझदार हो गई हूँ, इसीलिए तो देखिए मुझे मम्मी पापा ने अकेले जाने की इजाज़त दे दी है और अब मैं नैनीताल घूमूंगी और आप यहाँ घर में बैठना। उसकी बात सुनकर उसका भैया बुरी तरह से चिढ़ गए, लेकिन वो जानती थी कि वह बस उसे मजाक में चिढ़ा रहे हैं। असल में तो उसके घूमने से वह भी बहुत खुश थे। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ नैनीताल के लिए निकल गई। नैनीताल पहुंचकर उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। वो उसकी लाइफ के सबसे अच्छे दिन थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी के बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं। वो जब नैनीताल से वापस घर लौट कर आई तो उसके घर पर बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके घर में इतने सारे लोग अचानक से क्यों और किस लिए आ गए। जब वो थोड़ा और अंदर पहुंची तो अजीब तरह से रोने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर पहुंची, सामने का नज़ारा देखकर उसके तो हाथ पैर ही ढीले पड़ गए और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी। सामने उसके मम्मी पापा और भाई की लाशें रखी हुई थीं, जिन्हें देखकर वो होश खो बैठी थी। कुछ देर के बाद उसे जब होश में लाया गया तो उसकी ताई उसे सहारा दिए हुए थी। उसे बहुत गहरा सदमा लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो रो भी नहीं रही थी, लेकिन उसके रिश्तेदार उसे रुलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक दिन में ही उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। कुछ देर के बाद ही उसके माँ बाप और भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा। यह देखकर वो बुरी तरह से उनके पीछे दौड़ी और चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे ज़बरदस्ती पकड़ लिया और उसकी आंखों के सामने उसका परिवार उससे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गया। बाद में उसे पता चला कि उसके मम्मी पापा और भाई शाम को एक फंक्शन में जाने के लिए निकले थे। तभी उनकी कार का एक बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उन लोगों की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। उससे अपने परिवार से बिछड़ने का गम बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। वो सोच रही थी कि उसे भी मार डाला होता, आखिर उसे जिंदा क्यों रखा। वो अकेले कैसे जी पाएगी बिना किसी सहारे के, क्योंकि वो तो आज तक अपने मम्मी पापा की छाँव में ही पली बड़ी हुई है। अब उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो कैसे जिंदा रहेगी और अपने आगे की बची ज़िंदगी कैसे जिएगी। अब तो उसके अंदर और भी ज़्यादा डर बैठ गया था। वो ज़रा ज़रा सी बात पर रोने लगी थी और अगर कोई उससे हल्का सा भी तेज बोल देता तो उसके हाथ पैर कांपने लगते और आंखों से आंसू गिरने लगते। कुछ दिनों बाद उसे उसके ताऊ ताई अपने घर ले गए। उसके ताऊ एक प्राइवेट कंपनी में दूसरे शहर में नौकरी करते थे और ताई इसी शहर में किसी कंपनी में जॉब करती थी। वह उसके मम्मी पापा के जितने अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी वह उसे रख रहे थे और उसका खर्चा उठा रहे थे। अपने खर्चों की पूर्ति करने के लिए उन्होंने अपने मकान का कुछ हिस्सा किराए पर उठा रखा था, जिसमें 2-3 किराएदार भी रहा करते थे। उसके ताऊ ताई का एक बेटा था जिसका नाम विदित था। वह उससे 2 साल बड़ा था, लेकिन उसे पता नहीं क्यों उससे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसे उसके घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वह उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता था। जब कोई ज़रूरी बात होती तो बस वही कहता, उसके अलावा वह उससे एक भी शब्द नहीं कहता और उसे अजीब तरह से घूर कर देखता रहता। उसके ताऊ ताई दोनों ही बहुत अच्छे थे। वह उसे बहुत प्यार करते थे
और बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रखते थे। उसकी ताई जानती थी कि वो जल्दी डर जाती है, इसीलिए उन्होंने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वो अपने कमरे का दरवाज़ा कभी भी लॉक नहीं करेगी। उसके ताऊ ने उसका वहीं पर दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया और वो स्कूल जाने लगी थी। लेकिन अब वो बहुत उदास रहती थी और एक अजीब सी खामोशी उसे हर वक्त घेरे रहती थी। उसने स्कूल में किसी से भी दोस्ती नहीं की थी। धीरे धीरे उसे ताऊ के यहाँ पर रहते हुए 1 महीना होता जा रहा था। एक दिन जब वो स्कूल से वापस लौट कर आई तो उसने अपनी उम्र की एक लड़की को ताई के पास बैठा हुआ देखा। उसने जैसे ही उसे देखा तो वह उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके ऊपर उसका गम हर वक्त इतना हावी रहता था कि उसके चेहरे से मुस्कान का नामो निशान पूरी तरह से मिट चुका था। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर ड्रेस बदलने लगी। थोड़ी देर के बाद उसे ताई ने बाहर बुलाया और कहा कि इससे मिलो, इसका नाम नेहा है। हमारे यहाँ पर एक नए किराएदार आए हैं। यह उन्हीं की बेटी है। यह तुम्हारी उम्र की है और तुम चाहो तो इससे दोस्ती भी कर सकती हो। वो थोड़ी देर ताई के कहने के कारण उसके पास बैठी रही, लेकिन कुछ देर के बाद उसके ट्यूशन वाले सर आ गए, इसीलिए वह पढ़ने के लिए चली गई। उसकी दिनचर्या सिर्फ यही थी कि वो सुबह उठकर स्कूल जाती, लौटकर अपने स्कूल का काम करती। शाम को ताई जब ऑफिस से आ जाती तो थोड़ा बहुत उनके साथ घर का काम करवा लेती और चुपचाप शाम को खाना खाकर सो जाती। अगले दिन ताऊ घर वापस आए तो उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने उन्हें यहाँ की ब्रांच में ही ट्रांसफ़र कर दिया है और अब वो यहीं पर रहकर जॉब करेंगे। यह बात सुनकर वो सब बहुत खुश हो गए। अब नेहा से भी उसकी दोस्ती हो गई थी और वो उससे बातें कर लिया करती थी। 2-3 दिन के बाद उसकी ताई को अपने मायके की एक शादी में जाना पड़ा। वह उसे ही घर का ख्याल रखने का कहकर चली गईं। जिस दिन वो गईं उस दिन की रात को सारा काम निपटा कर वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बस वो सोने की कोशिश कर रही थी। उसके दिमाग में अपने अतीत के वही सब दुख भरे पल चल रहे थे कि तभी अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिस्तर पर आकर बैठा हो। वो घबराकर अंधेरे में इधर उधर देखने लगी, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा कि शायद यह उसका वहम है, इसीलिए वो चुपचाप लेट गई। 5 मिनट के बाद ही किसी ने कसकर उसका मुंह बंद कर दिया। उसने एकदम से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके पास चाकू था, जिससे वो डर गई और बड़ी ही अजीब सी आवाज़ में उसने उससे कहा, अगर उसने जरा भी कोई गड़बड़ की तो उसकी खैर नहीं, इसीलिए बिल्कुल हिलना मत। डर के मारे उसके हाथ पैर थरथर कांपने लगे और उसे भयंकर पसीना आने लगा। उसके बाद तो उसने उसके साथ जो करना शुरू किया उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पहले एक एक करके उसके सारे कपड़े और फिर जो हुआ, जीवन में पहली बार उसने वो सब झेला। वो इतनी डरपोक थी कि जरा सी भी आवाज़ अपने गले से निकाल नहीं पा रही थी और वह उसके साथ अपनी सारी मनमर्जी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज चलने लगी थी कि जैसे उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते ही चले जा रहे थे और फिर उसने जीवन में पहली बार इतने दर्द को महसूस किया। उसकी उम्र इतनी कम थी कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब क्या है। उसने एक बार थोड़ी सी हिम्मत करके खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर से डरा दिया गया और वो घबरा गई। वो हार चुकी थी, इसीलिए उसने कोशिश करना छोड़ दी और बस एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रही। उसके साथ वह सब होता रहा जो कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सुबह के करीब 4 बजे चुपचाप अंधेरे कमरे में वो कहीं गायब हो गया। उसे पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गया। उसके बाद उसने खुद की हालत ठीक की। जब वो सुबह उठी तो ताई घर वापस लौट चुकी थी। उसकी हालत देखकर वह उससे बोली, कविता क्या बात है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? उन्हें देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आया और उसने उन्हें रोते रोते गले से लगा लिया और उसे रोता देख वो बोली, क्या बात है? लेकिन वो डर के कारण उन्हें कुछ भी नहीं बता पाई। उसे लगा कि अगर उसने उन्हें सब कुछ बता दिया तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी तो उसे यही नहीं पता कि आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन था। फिर उसने झूठा बहाना कर दिया कि मम्मी पापा की याद आ रही थी। बस उसके बाद उन्होंने उसे चुप करा कर नाश्ता कराया। उस दिन उसने ताई से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए
इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। उस दिन की रात जैसे ही हुई उसे डर लगने लगा। उसने ताई से कहा कि क्या मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लूं, लेकिन उसे ताऊ और ताई दोनों ने ही मना कर दिया। उन्होंने कहा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। अगर रात में कोई बात हो तो तुम हमें या तो आवाज़ लगा देना या फ़ोन कर देना, हम तुम्हारे कमरे में आ जाएंगे। उनके मना करने के बाद वो मजबूर हो गई। फिर उसने उस रात अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन पूरी रात वो डर से सहमी लेटी रही। उस रात उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 दिन के बाद वो अपना होमवर्क कर रही थी, तभी अचानक से उसके ताऊ का बेटा विदित उसके कमरे में आया और उससे बोला, चिप्स खाओगी? उसे अपने कमरे में देखकर वो थोड़ा घबरा गई, क्योंकि इससे पहले तो वह उससे कभी ना तो बोला था, ना ही कभी उसके कमरे में आया, और आज तो वो उसे कुछ खाने को पूछ रहा था। यह देखकर वो बुरी तरह से चौंक गई। उसने उसे तुरंत ही मना कर दिया। फिर वह उससे बोला कि मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, तुम चलोगी? उसने उसे पार्टी में जाने के लिए भी इनकार कर दिया। उसने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके जाने के बाद वो सोचने लगी कि इसका स्वभाव मेरे प्रति अचानक से कैसे बदल गया। अभी तक तो उसने मुझसे बात तक नहीं की थी, और आज अचानक ही वो मुझे खाने का पूछ रहा है और मुझे अपने साथ बर्थडे पार्टी में ले जाने को तैयार था। आखिर इतना बड़ा बदलाव अचानक से कैसे हुआ? उसके दिमाग में अब यही सब चलने लगा कि कहीं इसने ही तो मेरे साथ। फिर उसने सोचा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो इतना तो समझ चुकी थी कि इस सब के पीछे कोई बाहर का तो नहीं हो सकता। उसी रात वो चुपचाप कमरे में लेटी हुई थी, तभी वही इंसान फिर से अचानक से उसके कमरे में आ गया और उसे उसी तरह से डराया। उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि अब उससे यह सब सहन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये किस भंवर में जा रही है। पूरी पूरी रात वो इस सब से जूझती रहती और उसे पता भी नहीं चलता कि वह इंसान अंधेरे में कहाँ चला जाता। वो रो रो कर मम्मी पापा को याद करती, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? यह दुनिया बहुत बुरी है, आप लोग भी मुझे अपने पास बुला लो। देखो आपकी बेटी का क्या हाल किया जा रहा है। एक दिन स्कूल में उसकी टीचर लड़कियों को समझा रही थी कि अब वो बड़े हो रही हैं और समाज में कई ऐसे लोग हैं जो उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उन्हें हमेशा ही सजग और सतर्क रहना चाहिए। वह उनका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ उनकी कमजोरी और चुप्पी की वजह से उठाते हैं, क्योंकि वो कभी भी उनका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अगर कभी भी कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो हिम्मत दिखाओ और उसका डटकर सामना करो, और अपने घर के किसी भी बड़े को, टीचर को या अपने दोस्त को, जिसको भी अपनी प्रॉब्लम बताने में तुम्हें कंफर्टेबल फील हो, उसे ज़रूर बताओ। उनकी बात सुनकर उसे थोड़ी सी हिम्मत अपने अंदर महसूस होने लगी और वो सोचने लगी, क्या मुझे ही अपने लिए खुद कुछ करना होगा। शाम को जब वो गुमसुम सी बैठी यही सब सोच रही थी कि उसके साथ वह सब करने वाला आखिर कौन हो सकता है, तभी अचानक से उसके ताऊ उसके पास आकर बैठ गए। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, कविता बेटा, क्या बात है? तुम किस गहरी सोच में डूबी हुई हो, बताओ मुझे। जब ताऊ ने ऐसा किया तो उसे अंदर से अजीब सी घबराहट होने लगी और उसे बिल्कुल वही एहसास हुआ जो उस सब के दौरान होता है। वह उससे बार बार पूछ रहे थे, लेकिन वो उन्हें बिना पलक झपकाए देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि क्या यह सब उसके साथ उसके ताऊ। तभी उसकी ताई उसके पास आई और उन्होंने उसे हिलाते हुए कहा, कविता, तुम्हारे ताऊ तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या बात है बेटा? मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा गुमसुम और खोई सी लगती हो। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम हमें बता सकती हो। इससे पहले कि मैं कुछ कहती कि उसके ताऊ ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, बेटा बताओ क्या बात है। वो कुछ कहती कि उसके ताऊ ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, हाँ बेटा बताओ क्या बात है। उनके ऐसा करने से उसे अंदर से
घिन जैसी आने लगी। वो घबराने लगी। उसने तुरंत अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाया और कहा कि कोई बात नहीं, मुझे अपना होमवर्क करना है। और वो भागकर अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो बहुत देर रोती रही। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि उसके साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उसके ताऊ ही हैं, क्योंकि उनके ऐसा करने पर जो एहसास उसे हुआ बिल्कुल वैसा ही एहसास उस आदमी के साथ उसे अपने ताऊ पर गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था कि वो उनकी जान ही ले ले। वह इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हैं, यह उसने सोचा भी नहीं था। उसी रात जब वो लेटी हुई थी तभी वही आदमी एक बार फिर से उसके कमरे में आ गया। उसने उसके साथ वही सब करना शुरू कर दिया, लेकिन आज वो अपने अंदर पहले से ही थोड़ी हिम्मत जुटाए हुए थी। उसने जैसे ही वो सब शुरू किया, उसने पास की टेबल पर रखी लैंप जला दी। कमरे में रोशनी होते ही सामने का नज़ारा देख उसके तो पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह तो उसने उससे कहा कि अब मैं तुम्हारी सारी पोलपट्टी अपनी ताई को बताऊंगी। तो उसने उसके मुंह पर खींचकर तमाचा मारा। उसके बाद उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उसकी उसी वक्त गलत तस्वीरें अपने फ़ोन में ले ली और उससे बोला कि अगर तुमने अब किसी से कुछ कहा तो मैं तुम्हारी ये फ़ोटो सबको दिखा दूंगा और फिर तुम्हारी जो बदनामी होगी वह तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ यह सब होगा। वो उससे बोला, बहुत अच्छा किया जो तुमने लाइट जला दी। अब मैं आराम से उजाले में देखकर अपनी इच्छा पूर्ति करूँगा और मैं अब जैसा कहूँ वैसा ही करना होगा, नहीं तो तुम्हें पता है कि मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा है। उसने उसके आगे बहुत रिक्वेस्ट की पर उसने उसकी एक भी नहीं मानी और उसके साथ वह सब किया। अब तो यह सब उसके साथ हर रोज का हो गया था। उसकी हिम्मत और बढ़ चुकी थी। वह आराम से उसके कमरे में आ जाता और उसके साथ मनमानी करता। उसकी हालत बहुत ख़राब रहती थी, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि वो उसका विरोध नहीं कर सकती, इसीलिए वह उस पर अपनी पूरी मनमर्जी चला रहा था। ना जाने वह कौन सा दिन होगा जब उसे इस सब से छुटकारा मिलेगा। एक दिन हमेशा की तरह ही वह उसके कमरे में आकर उसे अपना शिकार बना रहा था। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने जैसे ही अपनी इच्छा का गंदा खेल उसके साथ शुरू किया, तभी पीछे से आकर उसकी ताई ने उसे पकड़ लिया। उसने अपनी हालत ठीक की और दौड़कर बाहर गई। ताई ने उसे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर विदित भी कमरे से बाहर निकल आया। यह देखकर वो हैरान हो गई कि उसके साथ यह सब विदित नहीं कर रहा था। इसका मतलब ऐसा उसके साथ ताऊ ही कर रहे थे, क्योंकि जब उसने उस वक्त लाइट जलाई थी तो जो आदमी सामने बैठा था उसने काले रंग के मास्क से अपना पूरा चेहरा ढक रखा था, इसीलिए उसे उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था। पर अचानक से ताऊ भी अपने कमरे से बाहर निकले तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब तक तो वो ताऊ को अपना गुनहगार समझ रही थी, लेकिन उसके गुनहगार ताऊ भी नहीं थे। तो फिर आखिर उसके साथ यह सब करने वाला कौन था? ताऊ ने ताई से पूछा, यह कौन है? क्या यह चोर है? तो ताई ने कहा, नहीं, यह हमारी कविता के साथ गलत हरकत कर रहा था। यह सुनकर गुस्से में ताऊ बुरी तरह से उसके ऊपर टूट पड़े और उसको पीटना शुरू कर दिया। वह अपना मास्क कसके पकड़े हुए था, जिससे ताऊ ताई खींचने की कोशिश कर रहे थे। तभी फिर विदित ने भी उनका साथ दिया और तीनों लोगों ने पूरी ताकत लगाकर उसका मास्क उसके चेहरे से अलग कर दिया। उस आदमी का चेहरा जैसे ही उन लोगों के सामने आया, उन लोगों के ऊपर एक साथ बिजली गिरी और ताई ने कहा, नेहा के पापा। उसके बाद तो वो सब कुछ मिनट के लिए अपनी अपनी जगह पर जम गए थे। तभी वह आदमी भागने की कोशिश करने लगा। ताऊ ने उसे कस के पकड़ लिया और विदित की मदद से कुर्सी में बांध दिया। थोड़ी देर में पुलिस को फ़ोन करके घर बुला लिया गया और नेहा की मम्मी को भी ताई ने नीचे बुलाया, उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया। वह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी और नेहा तो बेचारी बुरी तरह से रो रही थी। फिर जब नेहा के पापा को पुलिस पकड़ कर ले गई तो वो लोग भी वहाँ उसके साथ गए।
पुलिस ने ताई के बयान दर्ज करने शुरू किए और पूछा तो ताई ने बताया कि वह कविता के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था और उससे पहले ही उन्होंने उसे पकड़ लिया। उनकी बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी और उसने कहा कि ताई, यह मेरे साथ उसने पहली बार नहीं किया था, बल्कि वह न जाने कितने दिनों से। उसकी बात सुनकर सभी लोग सदमे में चले गए। पुलिस ने उससे बहुत ही प्यार से पूछा कि बेटा, जो भी बात है साफ साफ बताओ। तो उसने उन्हें उसके साथ अब तक जो भी होता आया सब कुछ बता दिया। अब तो उसके ताऊ ताई भी बहुत रो रहे थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद पुलिस ने नेहा के पापा को पीटना शुरू किया तो उसने सच बताना शुरू किया। उसने पुलिस को बताया कि मैंने इस लड़की को जब पहली बार देखा था तो मेरा इस पर दिल आ गया था। मैंने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू किया कि ये लड़की बहुत ही दब्बू किस्म की, हर समय डरी सहमी सी रहती है। फिर मुझे नेहा से इसके बारे में कुछ कुछ बातें पता चली, जैसे कि यह बहुत कम बोलती है और जल्दी घबरा जाती है और इसकी ताई ने इसे अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक करने को मना कर रखा है। यह सारी बातें मैं जान गया था। जिस दिन मुझे पता चला कि इसकी ताई शादी में गई हुई हैं, उस रात मैं खुद को काबू नहीं कर पाया और उसके कमरे में दबे पांव चाकू लेकर पहुंच गया। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा डरपोक निकली। मैंने जैसे ही उसे डराया, मेरी एक धमकी में ये डर गई और मेरी बात मान गई। जब यह एक बार मेरे सामने डर गई तो फिर मेरी हिम्मत बढ़ गई। इसीलिए मैं फिर आए दिन इसके साथ अपना खेल खेलने लगा। ताई ने बताया कि ऑफिस में ज़्यादा काम की वजह से अक्सर मैं रात में गहरी नींद में सो जाती हूँ, लेकिन इस रात मेरे सर में अचानक से तेज दर्द उठा तो मैं गोली खाने के लिए किचन में आई। तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुरंत ही कविता के कमरे में झाँक कर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने तुरंत इस आदमी को पकड़ लिया। पुलिस ने उस आदमी से कहा कि तेरी खुद की बेटी इसी की उम्र की है, तुझे यह सब करते हुए शर्म नहीं आई। इस बात पर वह मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा और माफ़ी मांगने लगा। पुलिस ने उससे कहा, बेटा, पहली बार ही जब तुम्हारे साथ यह सब हुआ तो यह बात तुमने अपनी ताई को क्यों नहीं बताई? तो वो बुरी तरह से रोने लगी। उसने कहा वो बहुत डर गई थी और इस डर की वजह से वो किसी को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसकी ताई ने उसे गले से लगा लिया, रोने लगी और वो मन ही मन खुद को कोसने लगी कि वो तो ताऊ और उनके बेटे पर ही शक कर रही थी और इसीलिए और वो यह बात ताई को नहीं बता पाई, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने उन लोगों का नाम ताई के सामने लिया तो वह तो उसका साथ किसी भी हाल में नहीं देंगी। उसके बाद पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच कराई और जब नेहा के पापा का जुर्म साबित हो गया तो उन्हें जेल हो गई। ताई ने कविता से वादा लिया कि वो आज के बाद उनसे कभी भी कोई बात नहीं छुपाएगी और किसी से भी नहीं डरेगी। आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं। उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी घटा उसे वो आज तक नहीं भूल पाई है और उससे उसने सबक भी लिया। इसीलिए अपनी बेटी को उसने निर्भीक बनाया है। वह स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो उसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दिलवा रही है, ताकि चाहे वह कभी घर के अंदर हो या बाहर खुद को कभी भी कमज़ोर महसूस ना करे और अपने लिए डटकर मुकाबला कर सके। दोस्तों, आज के समय में लड़कियों का जितना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, उतना ही उनका शारीरिक रूप से मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वह दौर आ चुका है जब हम कभी भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आज के समय में अगर किसी को भी हमारी कमज़ोरी दिख जाए तो वह हमारा फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करता है, ख़ास तौर पर लड़कियों की। इसीलिए हमें अपनी लड़कियों को निडर बनाना चाहिए और उन्हें बचपन से ही यह सिखाना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही। और अगर इस तरह की कोई भी परिस्थिति उनके साथ बनती है तो उन्हें उससे डरना नहीं है, बल्कि तुरंत ही उसका विरोध करना है और अपने घर में किसी न किसी को इस बारे में ज़रूर बताना है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।